हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा नया वीडियो है ये एक करंट अफेयर की घटना पर आधारित है। हालिया समय में जो असम है, उत्तर पूर्वी राज्य, वहाँ के जो चराईदेव मैदान है उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। ये मैदान क्या है, इसको वहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल क्यों किया गया है, ठीक है, और इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है। एक सेकेंड। यदि इसके महत्व के बारे में बात करें तो सांस्कृतिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या होने वाला है, इसको वहाँ पर शामिल किया गया तो किस तरह का स्थल है ये, इसका क्या महत्व है वहाँ पर, और क्या इतिहास से संबंध रखता है, किसी राजाओं ने, राजवंश ने यहाँ पर शासन किया है, और ये किस तरह का स्थान है, इन सब के बारे में हम जानने वाले। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनकी मन की बात का जो प्रोग्राम है, ये एक मासिक प्रोग्राम है, तो इसमें इन्होंने चराईदेव मैदान के बारे में जिक्र किया, इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसको स्टार्ट करते। देखिए, जो चराईदेव मैदान है इसका अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले इसका अर्थ है पहाड़ी पर चमकता हुआ शहर। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि चराईदेव मैदान का अर्थ क्या है, वो दे देंगे पहाड़ी पर चमकता हुआ सितारा, या फिर किसी चट्टान के चमकते हुए भाग या खनिज, इस तरह कुछ भी स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है। तो जो चराईदेव मैदान है उसका अर्थ है पहाड़ी पर चमकता हुआ शहर। अब ये किस राजवंश से जुड़ा है, तो अहोम राजवंश से जुड़ा है, और इसकी पहली राजधानी थी। जो अहोम लोग हैं पारंपरिक रूप से, जो अपने पूर्वज हैं, उनके कीमती सामान को मैदान नामक टीले जैसी आकृति और संरचनाओं में दफनाते थे, और इस टीले के ऊपरी हिस्से को मिट्टी से ढक देते थे, और इसके नीचे कमरे हैं। ये मृतक राजाओं और गणमान्य व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। देखिए क्या है, जो उत्तर पूर्वी भारत है उसका जो राज्य है असम, तो असम में क्या है, अहोम राजवंश ने शासन किया और उनकी राजधानी रही है चराईदेव मैदान। अहोम लोग जो है पारंपरिक रूप से क्या करते थे, उनके जो भी पूर्वज है, जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, या फिर राजा है, तो इनके जो भी सामान है, कीमती सामान है, उनको इसमें टीले जैसी जो आकृति होती थी इसमें दफना देते थे। इसके जो ऊपर का आवरण है ये मिट्टी से ढका होता था ये पूरा, और इसके नीचे कमरे बने हुए होते थे। अभी इसकी आकृति भी है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इसके बाद में देखिए, एक सेकेंड। अभी क्या हुआ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अच्छा ये आकृति देख लीजिए आप, यहाँ पर ये चराईदेव मैदान है, मैदान नहीं है, मैदान है, और कुल मिलाकर ये एक कब्रिस्तान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दफनाया जाता था उनकी अस्थियों को, राख को और महत्वपूर्ण सामग्री को ये कब्रिस्तान है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि 9 मार्च को साहस और वीरता के लिए जाने जाने वाले महान अहोम योद्धा, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लसित बोरफुकन। एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो लसित बोरफुकन नाम है, ये योद्धा थे अहोम राजवंश के, उस समुदाय के, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, इसीलिए ये बिंदु और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय की आध्यात्मिक परंपराओं में भाग लेने का अनुभव हुआ था मोदी जी को। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो चराईदेव मैदान है ये विश्व धरोहर स्थल बनने से यहाँ पर बहुत अधिक पर्यटन आएंगे, और उन्होंने आग्रह किया है कि आप अपनी पर्यटन यात्राओं में इसको शामिल कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य बिंदु देखेंगे, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो मैंने बताया टीले जैसी संरचना है, अपने पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए इस राजवंश के लोगों का एक अनूठा तरीका है, और यहाँ पर सामुदायिक पूजा भी की जाती थी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर सामुदायिक पूजा भी की जाती थी, और ये उनके विश्वास के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। मोदी जी ने कहा कि ये जो अहोम समुदाय उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी, ऐसा उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में बताया है। और उन्होंने बताया कि ये जो अहोम साम्राज्य है एक लंबी आयु, मतलब बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है, और ये लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक शासन किया है। और इसका ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया, उसका कारण इन्होंने बताया कि इनके मजबूत सिद्धांत और विश्वास थे, जो इस कारण ये इतने लंबे समय तक टिक पाए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है चराईदेव मोईदाम, ठीक है। ये क्या है, असम राज्य में ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन टीला दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब ये किस काल का हो जाएगा, उत्तर मध्यकाल की घटना हो गई है, 13वीं से 19वीं शताब्दी तक। और कैसा है, टीला दफन परंपरा है, अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को प्रतिस्थापित करता है, और उसके साथ उनकी सामग्री को भी दफनाया जाता था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ था, अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया। यदि प्रश्न पूछा जाए कि टीला दफन परंपरा किस धर्म की दाह संस्कार या फिर दफन पद्धति है, तो ये हिंदू पद्धति है। उसके बाद आगे यहाँ लिखा हुआ है कि चराईदेव के मोईदाम में दाह संस्कार की हड्डियों एवं राख को दफनाना शुरू किया, और अभी तक 386 मोईदाम में अहोमों के टीले की दफन परंपरा के तहत 386 जो खोज की गई है, ठीक है, इन टीलों की खोज की गई है, और उसमें 90 शाही समाधि सुव्यवस्थित ढंग से संरक्षित और सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले और पूर्ण उदाहरण है। उसके बाद अहोम साम्राज्य के बारे में बताया है। असम में पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह है, तो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब,
1228 में, ठीक है, 1228 में स्थापना हुई थी। और इस साम्राज्य ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 600 वर्षों तक अपना शासन किया। उसके बाद अगला बिंदु है, ये एक छोलुंग सुकफा है, ठीक है, छोलुंग सुकफा है। इन्होंने 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 प्रश्न याद रखिएगा। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1228 में हुई थी। कहाँ हुई थी? असम में। और असम में भी किस नदी की घाटी में? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में। इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 600 वर्षों तक शासन किया इन्होंने, ठीक है। फिर इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो छोलुंग सुकफा इस साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। अगला बिंदु देखिए कि अहोम ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया और अहोम शासकों का इस भूमि पर नियंत्रण वर्ष 1826 में यांडाबू की संधि होने तक था, ठीक है। कभी ये पूछ ले कि अहोम साम्राज्य का अंतिम समय किस संधि तक था, या फिर कौन सी संधि थी जो उनके साम्राज्य के लिए अंतिम साबित हुई, तो वो यांडाबू की संधि थी, जो कब हुई थी? 1826 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो जो अहोम थे, इन्होंने भुइया मतलब जो जमींदारों की पुरातन राजनीतिक व्यवस्था थी उनको समाप्त किया और एक अपना नया राज्य बनाया था। ये जो अहोम राज्य है बंधुआ मजदूरों पर निर्भर थे और राज्य के लिए इस प्रकार की मजदूरी करने वालों को पाइक कहा जाता है। समाज के बारे में बात करेंगे तो इनका समाज जो था कुल कुल को ही खेल कहते थे, उसमें विभाजित था और ये सामान्यतः कई गांव पर नियंत्रण होता था, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, जो अहोम साम्राज्य, इसके लोग अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया था, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, अपने आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, उसके बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था और असमिया भाषा को स्वीकार किया था। हालांकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, ठीक है। कोई भी समुदाय है अपनी परंपराओं को कभी छोड़ना नहीं चाहता है। आगे इनकी सैन्य रणनीतियों के बारे में बात करेंगे तो अहोम सेना की पूरी टुकड़ी में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना और जासूस ये सारे शामिल थे। इनकी जो सैन्य रणनीति की बात करें तो युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में तलवार, भाला, बंदूक, तोप, धनुष और तीर भी शामिल थे, ठीक है, धनुष और तीर। अहोम सैनिकों को गुरिल्ला जो युद्ध था उसमें विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव का पुल बनाने की तकनीक भी सीखी थी। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब ये जो लचित बोरफुकन नाम है, ये जो आदिवासी योद्धा थे उन्होंने बलिदान दिया था और हाल ही में उनकी मूर्ति का अनावरण किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसीलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि इनकी कौन सी जयंती मनाई गई, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 400वीं, ठीक है। ये बिंदु आप याद रखना। यहाँ बताया है कि ये 24 नवंबर 1622 को जन्मे थे। 1671 में सरायघाट की जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था और जिसमें क्या हुआ था, मुगल सेना ने असम पर कब्जा करने का प्रयास किया था, तो मुगल सेना के इस प्रयास को इन्होंने विफल कर दिया था। उसके बाद सरायघाट की जो लड़ाई है 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ी गई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से ही इस समुदाय का संबंध देखने को मिल रहा है। इसमें एक नदी पर सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों पर अहोम की जीत हुई, ठीक है। अहोम समुदाय जीत गया था, मुगलों को उन्होंने हरा दिया था। उन्हें महान नौसैनिक रणनीतियों से भारत की नौसेना को मजबूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु जाना जाता है। जो लचित बोरफुकन ने स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक स्वर्ण पदक पुरस्कार है, ये लचित बोरफुकन के नाम से है और ये जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इनके जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट है उनको दिया जाता है। और इस पदक की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। रक्षा कर्मियों को बोरफुकन की वीरता और बलिदान का अनुकरण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है चराईदेव मैदान, ठीक है, जो चराईदेव मैदान है ये भारत का 43वां स्थल होगा और पूर्वोत्तर भारत का पहला स्थान होगा जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। इसके अलावा और कोई बिंदु होगा तो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।